हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले थे और किसी ने कहा संडे का मत लाना, यही फाइनल कर देना। देखती हूँ क्योंकि इसमें भी 3-4 घंटे की स्टोरी बाकी है। जैसा भी होगा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं। अब क्यूट मोमेंट आए हैं और मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक तो लानजान का बिहेवियर वी वूजान के लिए वैसा ही था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वी वूजान का बिहेवियर लानजान के लिए वैसा क्यों था। उसे तो लानजान से नफरत करनी चाहिए थी, उसे तो उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए था। वो आज भी उससे उतनी रिस्पेक्ट से बात करता था, वो आज भी अपनी सॉफ्टनेस लानजान के लिए रखे हुए था। फिर ऐसा क्या था जिसने वी वूजान को नहीं बदला था। हमने इसके साथ साथ कुछ चीजें और देखी। दो बच्चे दो तरीके से थे, एक को तो सुई से डर लग रहा था एंड दूसरा पानी में नहा रहा था, तो इसका मतलब दोनों ही आफत थे। लानजान भी हैरान था कि वी वूजान इतना शांत लड़का जिसने सालों साल लानजान से कोई बात नहीं की, उसके बच्चे इतने चंट चटाका कैसे हो सकते हैं। बट ठीक था। एंड देन एक बच्चे ने नहाते नहाते अपनी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कर ली कि मामला बिगड़ गया एंड सिटी से डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। बच्चे ने आंख खोली तो उसका दिमाग खराब था। वो सब तो ठीक था, उसे सांस नहीं आ रही थी अच्छे से, लेकिन वो जिसकी गोद में था उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। आधी रात गुजर चुकी थी। बच्चे की आंख खुली तो वो हांग मंगचुन की गोद में था। असल में हांग मंगचुन बैठा हुआ था। ये कब हुआ बच्चे को तो नहीं पता, वो तो अंकल उसे घूरते रहते हैं। बच्चा ही कौन सा बहुत सॉफ्ट दिल वाला है, वो भी अपने बाप पे गया है, वो भी घूरेगा। बच्चे के हिलने की वजह से लानजान को थोड़ा सा लगा कि बच्चा उठ गया है। वो भी सोया नहीं था। उसने नजरें उठाकर बच्चे की तरफ देखा जो अभी भी सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसे ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। वी बूजान बहुत ज्यादा परेशान था। उस वक्त लानजान ने उससे कहा था, वैसे तो उसे बच्चे से बहुत गुस्सा आता था, बट कहीं ना कहीं वी वूजान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। सो दैट उसने बमुश्किल दिल पे पत्थर रखते हुए ये कहा, परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। और विंग जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसने उस बच्चे को गोद में रख दिया। एक तो पिछली पूरी रात वो सोया नहीं था, उसकी वजह से उसकी खुद की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। लानजान ने अच्छा खासा धमकी दे दिया कि अगर उससे कुछ हुआ बुखार सुखार तो बच्चे को उठा के फेंकेगा सीधा। वही बूजान को गुस्सा आया, लेकिन उसने लानजान से कुछ कहा नहीं। अगर इतना ही इसे फेंकना आसान है तो लो अपनी गोद में, और जब भी मन ना लगे इसे फेंक देना। जब बच्चा अंगड़ाई लेता है, लानजान को ध्यान आया कि वी वूजान ने उससे क्या कहा था, तुम्हारी मर्जी है, इसे फेंक सको तो फेंक देना। अब लानजान का मन तो हो रहा था उठा के फेंक दे, बट वो क्या सचमुच बच्चे को फेंक सकता था। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है जो कभी सोचा ना हो। लानजान ने कभी नहीं सोचा था जिस लड़के को वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए उसके दिल में इतना ज्यादा जुनून है, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उस लड़के को वो किसी और की जिंदगी में जाने देगा। वो इस जगह खुद को टॉक्सिक बोल सकता था, क्योंकि वी वूजान को लेकर उसका ऑब्सेशन हमेशा से एक तरफा था और हमेशा से बहुत ज्यादा था। आज उसके ही बच्चे को वो अपने गोद में लिए हुए था, और यहाँ तक कि वी वूजान ने ये भी कह दिया था, फेंक सको तो फेंक दो। बट क्या लानजान फेंक सकता था? शायद नहीं। हालांकि वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो एक बच्चे को फेंक नहीं सकता था। और इसका जवाब उसे नहीं पता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए थे, बहुत सारे क्राइम किए थे। लोगों को मारने से उसे कभी डर नहीं लगा। जब से उसने पहला कत्ल किया, यानी कि वी वूजान के फादर को मारा, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलता चला गया और वो धीरे धीरे एक माफिया बन गया। उसे कभी मरने मारने से डर नहीं लगा। लेकिन आज 2 साल का बच्चा उसकी गोद में था। ये सोच कर भी कि वो उसे मारेगा, वो उसे मार नहीं पा रहा था। अब इससे ज्यादा वो और क्या कहता। 2 साल के बच्चे थोड़े थोड़े शब्द कह लेते हैं। 2 साल के बच्चों में एटलीस्ट 50 से 60 शब्द बोलने की क्षमता होती है। उस बच्चे को गीला होने वाला फील हुआ, यानी कि उसे सुसु आई हुई थी। अभी उसे ये नहीं पता कि उसके डैडी किधर हैं। उसे बस ये पता है कि ये घूरते हुए अंकल उसे गोद में लिए हुए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है उसे सुसु कराने की। बार बार वो अपना हाथ डाउन डाउन ले जा रहा था। लानजान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या है। जब उसे लगा कि बच्चे के साथ सच में कोई प्रॉब्लम है, सच में कोई तकलीफ है, तो आखिरकार उसने पूछ लिया,
तुम्हें आखिर हुआ क्या है? भारी आवाज में उसने पूछा। बच्चे ने आंखें खोलकर देखी। यकीन हो गया था, ये अंकल उसे जिंदगी में कभी भी ढंग से बात करने वाले नहीं हैं। सीधा मुंह तो बच्चा भी बात नहीं करना चाहता, बट मुद्दा ये है कि उसे बहुत जोर की लगी हुई थी। सूसू पहले जाना उसका पहला काम था, तो जाहिर सी बात है बच्चे ने कोशिश की और उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसने भारी आवाज में पूछा। बेबी ने अपना डाउन डाउन पकड़ लिया। सूसू, वह मुश्किल से ही बोल पाया। व्हाट? लान जान ने थोड़े थोड़े वर्ड तो सुने थे, बट अभी जो सुन रहा था वो कुछ अलग था। वो कभी खुद के लिए ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक बच्चे को वो गोद में थामेगा एंड उस बच्चे की बातें सुनेगा एंड सूसू कराएगा। तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, लान जान ने उसे गुस्से में धमकाया। उसकी नजर वीवूजान पे चली गई, जो दूसरे बच्चे को लेकर सो रहा था। बेबी समझ गया था कि जब बात से काम ना बने तब रोना धोना शुरू कर दो। बेबी ने मुंह बना लिया। आंसू तो उसके पहले ही आ चुके थे। इतनी जल्दी आंसू तो मगरमच्छ के भी नहीं आते जितना उस बच्चे के आ गए थे। इससे पहले कि वो चिल्लाता, लांजा ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया। तुमने अगर आवाज निकाली तो यहीं से फेंकूंगा बाहर तुम्हें मैं। ऑलमोस्ट उसे धमकी दे चुका था। बच्चे की बेचारे गीली होने वाली थी। लांजान की धमकी से और जल्दी गीली हो जाएगी। मैं करवाता हूँ। फाइनली इरिटेट होकर, गुस्सा होकर लांजान उठा, उस बच्चे को लेकर बाहर गया एंड फिर वॉशरूम की तरफ गया। वो अभी भी कैंप में थे, यानी कि जेल के उस कैंप में जहां भी बूजियान की ड्यूटी लगी हुई थी फॉर 1 वीक। वॉशरूम में उसने उस बच्चे को खड़ा किया। बच्चा ऑलमोस्ट नींद में था, इधर उधर लुढ़क जाता कि लांजान ने फिर से उसकी चड्डी पकड़ के उठा लिया। मैंने ये सब काम अपनी जिंदगी में नहीं किया है, भारी आवाज में उसने गुस्सा किया एंड बेबी की चड्डी उतार दी। बेबी शर्मा रहा था। उसकी भी तो अपनी इज्जत है, उसे ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं करना चाहिए था, बट हांग वांगजून अंकल को संग से आता ही नहीं है। बेचारा इसमें कुछ बोल भी नहीं सकता है। मन कर रहा था बहुत कुछ सुना दे, बट नहीं बोलेगा क्योंकि अंकल डेंजर ने कहीं सच में फेंक दिया तो। उसे वाकई में बहुत ज्यादा लगी हुई थी, यानी बेबी को। उसने अच्छा खासा सुसु कर लिया था और वो अभी भी सर्दी में था। लान जान को विंग की बातें याद आई। अगर मैं सो जाऊं तो उसे खुले में मत रखना, उसे ढक के रखना। लान जान ने बच्चे को गोद में उठा लिया एंड फिर अपने जैकेट से उसे छिपा लिया, यानी कि जो पहने हुए था उसके अंदर उसे छिपा लिया। बेबी भी वार्म महसूस कर रहा था। लान जान ने उसके पैर नहीं धुलाए। पानी वहां का बहुत ठंडा था और जेल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उसने गंदा ही उस बच्चे को अपने सीने से लगाया एंड वॉशरूम से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। रात के 2 बज चुके थे और चांद पूरे उफान पे था। चांदनी रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। वॉशरूम के बाहर का वो फील्ड एरिया पूरी तरीके से सुनसान और खाली था। लान जाने चेयर की तरफ देखा। न जाने क्यों उसका अंदर जाने का मन नहीं हुआ और न जाने क्यों वो उस बच्चे को उतार भी नहीं पा रहा था। वो बच्चे को सीने से लगाए उसी चेयर पे बैठ गया और कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि सो जाए, क्योंकि उसे सांस आने में बहुत ज्यादा शिकल लग रहा था। एक गहरी सांस के साथ लान जान वहीं पर बैठ गया और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ गई। वो नेचुरली उस बच्चे की पीठ को सहलाने लगा और थोड़ा थोड़ा हिलने लगा ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और सो जाए। ये चीजें किसी मर्द और औरत को सिखाई नहीं जाती हैं। जब वो नेचुरली किसी बच्चे के करीब होता है या उसके अंदर नेचुरली ऐसी कोई भावनाएं होती हैं जो बच्चे से उसे जोड़कर रखती हैं, वो ऑटोमेटिक ही ये चीजें करता है। जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है। कब वो 18-19 साल का था, उसके कुछ सपने थे। वो बड़ी फैमिली से आता था, यानी सब कुछ बर्बाद होने से पहले वो एक बड़ी फैमिली से आता था। वो कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था और न कभी माफिया बनना चाहता था। वो बस नॉर्मली एक टीचर बनना चाहता था, एक प्रोफेसर बनना चाहता था। उसकी फैमिली में उसके लिए कोई दबाव नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके पेरेंट्स में बहुत बनती थी और इस घर में उसके लिए यही सबसे अच्छा था कि घर का माहौल बहुत पॉजिटिव था। विलेज में उसका अपना एक घर था। ग्रांड माँ थी, ग्रांड पा थे। उस वक्त की बात है जब वो 18 साल का था। उसके पास सब कुछ था। क्या सपना उसने सजाया था। प्रोफेसर बनने के बाद वो एक दिन शादी करेगा। उसने कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे ध्यान नहीं दिया। वो सोचता था कि बहुत अर्ली एज में ये सब करने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बिछड़ जाए। वो अपनी जिंदगी में बस एक ही पर्सन को चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में कई लोग आए।
सिर्फ एक इंसान ने उसकी ज़िंदगी को किस कदर बर्बाद कर दिया। काश उस दिन वो सब ना हुआ होता, काश उसकी माँ के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। वो आज भी तकलीफ में रहता है, उसे बस यही लगता है उसकी वजह से उसकी माँ मर गई। उसे यही लगता है कि वो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा नहीं पाया, क्योंकि उसने अपनी माँ से कहा था, मैं इन सब से आपको निकाल लूँगा, ऐसा कुछ होने नहीं दूँगा जिसका आपको डर है। बट इत्तेफ़ाक से उसके कहने न कहने से कुछ नहीं होता है, वही हुआ जिसका सबको डर था। आखिरकार वो वीडियो लीक हुआ और ये सारी चीज़ें। सवाल तो यही है कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? बिल्कुल, जिसके पास अपना कोई किरदार नहीं होता, ऐसे इंसान गिर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं थी कि वो इंसान कोई दूध का धुला हुआ था। लान-जान उसे क्यों ना मारता? उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद कि वो इंसान असल में था क्या और उसने कितनों के साथ क्या कुछ किया था, उसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। एक दिन अगर वी बुजियान को भी उसके बाप के बारे में ये सब पता चलता, तो वी बुजियान भी उसके बाप के साथ यही सब करता। कौन ही अपने बाप को जिंदा रखना चाहेगा, जिसका बाप इतना घटिया काम करता हो? लेकिन ये चीज़ लान-जान किसी को समझा नहीं सकता था। ये चीज़ वो एक 9 साल के बच्चे को भी समझा नहीं सकता था, यानी कि वी बुजियान को समझा नहीं सकता था कि उसका बाप जीने के लायक ही नहीं है। ये सिर्फ़ उसकी माँ के लिए नहीं था, बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जिससे उसे माफ़ करना मुमकिन था ही नहीं। काश वो उस वक़्त 9 साल के बच्चे को गोद में लेकर ये कह पाता कि तुम्हें जैसा दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, वो बस आधा सच है। लेकिन वो नहीं कह पाया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बच्चा इतना समझ नहीं पाता। तो फिर उसकी नज़रों में वी बुजियान, यानी कि वी बुजियान की नज़रों में लान-जान हमेशा के लिए एक विलन बन गया। एक ऐसा विलन जिसने बस उसके बाप को मारा था। क्यों मारा था इसका जवाब न कभी वी बुजियान ने जानना चाहा, न कभी लान-जान ने बताया। वो समझ सकता है कि किसी के बाप को उसकी आँखों के सामने मारना कोई अच्छाई की बात तो नहीं है। पानी सर से बाहर हो चुका था और इससे ज़्यादा लान-जान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बस सोचता है चाँद को देखते हुए, बच्चे को सीने से लगाए हुए, उसकी पीठ पर थपकी देते हुए। अगर उसकी जगह वी बुजियान होता तो क्या करता? क्या वी बुजियान उस आदमी को छोड़ देता जिसने उसकी माँ के साथ ये सब कुछ किया? क्या वी बुजियान उस आदमी को छोड़ देता जिसने ना सिर्फ उसकी माँ ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया और उसे नरक में फेंक दिया? क्या वी बुजियान ऐसे इंसान के साथ को छोड़ देता जिसने ना जाने कितने गुनाह किए और ना जाने कितनी बुरी-बुरी चीज़ें की जो माफ़ करने के लायक नहीं थी? अगर लान-जान अपने आप को वी बुजियान से रिप्लेस कर देता, उस जगह अगर वी बुजियान होता जिस जगह लान-जान खड़ा था, डेफिनेटली वी बुजियान भी वही करता जो लान-जान ने किया था। बट काश वो ये बातें वी बुजियान को समझा पाता। वो आज भी नहीं कहना चाहता। वो जानता है अगर वो ये कहेगा, तो वी बुजियान को यही लगेगा कि लान-जान उसके नज़रों में अपने लिए हमदर्दी, प्यार यही सब चाहता है, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं थी। उसकी नज़रों में बुरा बनना आसान था, लेकिन अच्छा बनना आसान नहीं था। वो भी ऐसे मौके पर जब वीवूज़ा ने खुद ही देखा हो कि लान-जान की वजह से उसकी पूरी फैमिली बिखर गई। लान-जान एक गहरी सांस लेता है। बच्चा अब तक उसकी गोद में सो चुका था। एक सुकून था, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ था, जिसकी वजह से वो परेशान था। उसे बचपन की एक बातें याद आई। वीबूज़ियान उस दिन कितना ज़्यादा उदास था, जब लान-जान ने उसे पहली बार गोद में उठाया था। ये तब की बात है जब 1 साल का वीबूज़ियान और बड़ा हो गया था, यानी कि लान-जान उसे 9 साल की उम्र पे लेके आया था और वीबूज़ियान बस 10 साल का था। पिछले 1 साल में लान-जान ने उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। वो बस उसे अपने पास रखता था। उसने पहली बार नोटिस किया कि वीबूज़ियान बहुत ज़्यादा उदास था। तुम्हें क्या हुआ है? लान-जान उसके पीछे खड़ा होकर उससे सवाल करता है। वीबूज़ियान ना तो उसकी तरफ देखता है और ना कुछ कहता है। तुम्हें तुम्हारे घर की याद आ रही है? वो उसके बगल में खड़ा होते हुए सवाल करता है, क्योंकि वीबूज़ियान चाँद को और तारों को ताक रहा था। ये रात की बात थी। वीबूज़ियान का कद लान-जान के कंधे के बराबर भी नहीं था। वो लान-जान से कद में छोटा था, क्योंकि उनके बीच उम्र का फासला था। उस वक़्त लान-जान मैच्योर यंग लड़का था एंड वीबूज़ियान अपने टीनेजर एज में भी पहुँचने में भी उसे टाइम लग रहा था, यानी कि काफ़ी छोटा था। वो अभी भी खामोश था। मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा रुकने के बाद लान-जान ने उसे बताया, मैंने भी अपनी माँ को खोया है। थोड़ा रुकने के बाद उसने अगली बात कही, और फिर मैंने अपने डैड को भी खोया है।
मेरे पास भी उनके अलावा कोई नहीं था। बड़े भाई हैं लेकिन वो माँ-बाप नहीं बन सकते हैं। मुझे भी बहुत दुःख होता है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, जब मैं उन्हें याद करता हूँ। विंग की आंखों में उस वक्त आंसू थे, बट वो शायद लानजान के सामने नहीं रोना चाहता था और लानजान तभी जानता था उस बच्चे के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब या तो वो बहुत ज्यादा पेन में था, या तो फिर वो उम्र से ज्यादा बड़ा था, और या फिर वो लानजान से इतनी नफरत करता था कि उसके सामने वो कोई इमोशन दिखाना ही नहीं चाहता था। लानजान की आंखों में आंसू आए। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। वो महसूस करता है कि बच्चा पूरी तरीके से सो चुका था। वो अभी भी वीबूजियान के बारे में ही सोच रहा था। काश उस वक्त तुम्हें गोद में लेकर मैं ये कह सकता कि जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो मैं भी महसूस कर रहा था। मैंने भी पेरेंट्स को खोया था और मैं भी उतना ही अकेला था। काश मैं तुमसे कह सकता। मैं भले ही तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता था, लेकिन मैं कभी आंसू दे नहीं पाया। वरना टॉर्चर करने के भी बहुत तरीके थे। मैं तो बस तुम्हें अपने पास ले आया था। मैं तुम्हें उस दलदल से बचाना चाहता था जो तुम्हारे बाप के मरने के बाद दुनिया के सामने आने वाला था। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारी बहन कहाँ है? शायद तुमने इस बारे में नहीं सोचा। अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन तुम्हें वहां से ले लिया था, तुम्हें अपने पास ले लिया था। वरना आज तुम भी कहीं डॉट डॉट डॉट। लानजान उस जगह रुक गया। तुम्हारी नजरों में एक बुरा इंसान बनना आसान था मेरे लिए, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं। मैंने वो सारी चीजें की जो तुम्हारे लिए सही होती, लेकिन फिर भी मैं ये खुद को साबित नहीं कर सकता था कि मैंने वो चीजें तुम्हारे लिए की। तुम यहाँ पर? लानजान सारी बातें सोच ही रहा था। सारी बातें वीवूजियान से जुड़ी थी कि उसके कानों में एक आवाज पहुंची। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वीवूजियान की थी। लानजान ने घूमकर उसकी तरफ देखा, जो एक चादर लपेटकर बाहर आया था, और उसने भी एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था, यानी दूसरा बच्चा। तुम उठ गए? लानजान ने उसे देखते हुए पूछा। आप सोए नहीं? विंग ने करीब आते हुए कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? वीबूजान बगल की सीट पे बैठते हुए सवाल पूछता है। मुझे नहीं पता, लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। आपको नींद ही कब आती है? विंग ने उसे ताना दिया। तुमने नोटिस ही कितना किया? लानजान ने उससे सवाल पूछा। आपको नोटिस मैंने कब नहीं किया? विंग ने बच्चे को चादर में लपेटते हुए और पूरी तरीके से उसे कवर करते हुए लानजान से सवाल पूछा। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने मुझे कभी नोटिस किया है। नोटिस करना अलग बात और चिक-चिक कर बताना अलग बात है। मैंने कभी चिक-चिक कर बताया नहीं। ये बात थी। लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। क्या तुमने सच में कभी मुझे उससे पहले देखा था? क्यों नहीं? विंग ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। लानजान पूरी तरीके से हैरान था। उसे आज तक यही लग रहा था। उस पहाड़ी से गिरने से पहले वीबूजियान ने उसके फेस को तभी देखा था जब उसने उसके फादर को मारा था। इसके बाद से वीबूजियान उसे कभी नहीं देखा। आपको क्या लगता है मैंने आपको देखा ही नहीं? विंग का सवाल लानजान को हैरान करने वाला लगा। दोनों बच्चे सो रहे थे और दोनों एक एक की गोद में थे, बट कन्वर्सेशन बिट वार्म हो चुकी थी। लानजान ने उसकी तरफ देखा। क्या वाकई में? उसे अभी भी हैरानी हुई। बीइंग ने स्माइल पास की। ऑफकोर्स हम एक ही घर में रहते थे। मैं तब आपको नहीं देखता था जब आप मुझे देखते थे। मैं तब आपको देखता था जब आप मुझे नहीं देखते थे। वो लड़का उसे कितना नमक लगाएगा? बीबूजान ने कभी कसर नहीं छोड़ी लानजान को नमक मिर्च और ये सारी चीजें लगाने में। ये अच्छा जवाब मिला था। आज तक उसे एक हसीन गलत फहमी थी कि वो लड़का उसे बस टॉर्चर कर रहा है, साइलेंट होकर भी, आई कांटेक्ट ना करके भी। बट यहाँ तो मामला कुछ दूसरा था। ये कब हुआ? लानजान को तो ये कभी पता ही नहीं चला। ओह, तो मैं एक गलतफहमी में था। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। आप एक गलतफहमी में नहीं हैं, आप बहुत सारी गलतफहमियों में हैं। वी वूज़ियान का मुंह तो बिल्कुल पटाखा था। वो कैसे सोच लेता कि जिस लड़के ने उससे 9 साल बात नहीं की, वो लड़का जब से यहाँ पर आया था लानजान के होश उड़ा के रखे हुए था। ऐसा क्यों था? लानजान ने अगला सवाल पूछा। मीन्स वो पूछना चाहता था, फिर वी वूज़ियान उसे सामने से क्यों नहीं देखता था? ये मेरा स्टाइल है, विंग ने रुकते हुए उसे जवाब दिया। इसका मतलब मैं क्या समझूं? लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपकी जो मर्जी वो समझिए। वैसे भी आप अपने आगे किसी और की सुनते कहाँ हैं? वी वूज़ियान का अलग ताना आ गया। लानजान फिर से उसे देखता रह गया। तुमने कभी मुझसे कुछ कहा क्या? लानजान ने उससे सवाल पूछा।
हाँ, 2 चीज़ें कही हैं। पहला तो आपने मुझे दे दिया था, ये उस कबूलनामे की बात थी। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि आप बाहर आएँ। लांछन फिर से उसे देखने लगा। मे बी आपके पास वजह हो यहाँ रुकने की, लेकिन बाहर इससे ज़्यादा वजह है आपको बाहर आने की। लांछन रुक गया। अगर तुम मुझ में इतना लगाव रखते थे फिर तुमने शादी कैसे कर ली? मैंने कब कहा कि मैं लगाव रखता था? मैंने कब कहा कि मेरी फीलिंग्स थी आपके लिए मेरे दिल में? मैंने कब कहा? देखना अलग बात है, वो बात अलग है मैं चोरी-छिपे आपको देखा करता था। बट किसी के लिए फीलिंग्स रखना बहुत अलग बात है। मेरे दिल में आपके लिए कोई लगाव नहीं था। विंग ने रुकते हुए जवाब दिया। नफरत तो होगी ही ना? लांछन ने अगला सवाल पूछा। क्या लगता है आपको? विंग का अगला सवाल आया। सवाल के बदले में जवाब ना सही लेकिन विभूजियान ने उल्टा सवाल कर लिया था। इसका जवाब लांछन को नहीं पता। उसे नहीं पता कि विभूजियान वाकई में उससे नफरत करता भी है या नहीं। ये सवाल तो मेरी तरफ से हो सकता है। आपने मुझे कितना जाना, मेरी खामोशी को कितना जाना? उसने जब ये सवाल किया तो लांछन उसे देखता रह गया। सवाल तो यहाँ ये भी था कि उसने उसकी खामोशी को कितना समझा। क्या उसने ये अंदाजा लगाया कि बीबूजान उससे नफरत करता है, या फिर उसने ये अंदाजा लगाया कि उसने लांछन को बात करने के काबिल नहीं समझा, या फिर कुछ और? मुझे लगता है कि आपने भी मुझे नहीं समझा है, भले ही आपने मुझे अपने पास रखा हो। अफसोस की बात है ना हंगवंगजुन? उसने उसका नाम लिया और उसकी तरफ देखा। यही फर्क होता है प्यार और जुनून में। भी वो जान कभी उससे जुनून नहीं चाहता था। ये बात उसने कल एक्सेप्ट की। जब एक इंसान प्यार में होता है वो सामने वाले की खामोशी भी समझता है, उसके ना बोलने की वजह भी समझता है, उसके आई कांटेक्ट ना करने के पीछे का रीजन भी समझता है। लेकिन ये तभी होता है जब वो प्यार में होता है। एक जुनून कभी ये नहीं दे सकता। आप बस जुनून में थे। आप कैसे समझते मेरी खामोशी में क्या था? आप कैसे समझते कि मैं आपको क्यों नहीं देख रहा था? आप कैसे समझते कि उन सालों में मैंने क्या महसूस किया? नफरत, प्यार, गुस्सा या कुछ और? आप कैसे समझते? ये बोलकर बेवजह उठ खड़ा हुआ। जो आपने किया वो प्यार नहीं था, वो बस एक जुनून था। वो आपके पास सो गया है। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर बेवजह वापस आ गया। अपने पिट पर लेटा। एक बच्चे को वो लिए हुए था, ब्लैंकेट खींचकर उस पर ढका और खुद उसे चिपका के लेट गया। लेकिन भले ही बेवजह को नींद आ रही थी, लांछन की आंखों में नींद नहीं थी। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो एक जुनून था। जुनून और प्यार में फर्क होता है। एक ऑब्सेशन और प्यार में फर्क होता है। ये बातें लांछन के कान में गूंजती रहीं। क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई वो प्यार में नहीं था? क्या वाकई वो बस जुनून में था? या इसलिए उसने उसकी खामोशी नहीं समझी? वो प्यार में होता तो उसकी खामोशी समझता। क्या बेबूजान के लगाए गए इल्जाम सही थे? एक हद तक बेबूजान यहाँ पर सही था। लांछन उसे समझता, उसकी खामोशी समझता, और शायद ये भी समझ जाता कि वो उससे प्यार करता है नफरत, अगर वो प्यार में होता तो। लांछन कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसने बेबूजान को उस दुनिया से निकाला। वो जानता था कि अगर बेबूजान इकलौता अपने घर में वहां बचेगा तो उसकी जिंदगी खराब थी। अपने पास लाने के बाद लांछन ने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया। उसे बाहरी दुनिया नहीं दिखाई। उससे बहुत कुछ लिया, क्योंकि उसके दिल में एक फेयर था, उसके दिल में एक डर था, और कहीं ना कहीं वो प्यार से ज्यादा एक जुनून था, ऑब्सेशन था। लांछन उसकी बात को सोचता रहा। उसने बहुत ज्यादा इस बारे में सोचा। बेबूजान ने उससे शिकायत की थी या क्या था, वो समझ नहीं पाया। कुछ तो था जो उसकी बातें उसे खटक सी गई। क्या वाकई में मैंने उसकी खामोशी नहीं समझी? एक यही सवाल लांछन के दिल में था, जो इतने साल बाद कहीं न कहीं जायज था। लांछन महसूस करता है बेबी अब तक उससे चिपक के सो रहा था। जब लांछन ने उसके सीने पे हाथ लगाया, बेबी अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था। उसने बेबी को बहुत आहिस्ता से उठाया और उस कैंप के अंदर आया जहाँ वीवूजान लेटा हुआ था। वो जब कैंप के अंदर आया तो उसने देखा कि वीवूजान ऑलमोस्ट सो चुका था और दूसरा बच्चा उससे चिपका हुआ था। लांछन उस दूसरे बच्चे को देखने लगा। उसने दो चीजें नोटिस की हैं। दूसरा बच्चा थोड़ा सा डरा सा था, थोड़ा सा इनोसेंट सा लग रहा था, ज्यादा शैतानी नहीं कर रहा था। जो बच्चा लांछन की गोद में था वो महचंड था, यानी दो जुड़वा बच्चे थे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, लेकिन बच्चों की शक्ल भी बुजान से नहीं मिल रही थी।
यकीनन लांजान ने अंदाजा लगाया ये वीबूजान के पार्टनर के बच्चे होंगे। अब उसने पहला सवाल किया, जब से वीबूजान यहाँ पे आया है उसकी केयर लांजान के लिए कम नहीं हुई है। बात ही बात में वीबूजान उसे बहुत सारी चीजों का हिंट दे रहा है जो कि उसके पास्ट लाइफ से जुड़ी थी, यानी कि पहले की लाइफ से जुड़ी हुई थी जब वो छोटा था, या फिर जो पल उसने लांजान के साथ गुजारा था। फिर उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी वाइफ कहाँ है? क्या वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता? बहुत सारे सवाल लांजान के मन में आए। लांजान तो जानता था कि उसने वीबूजान से कभी मूव ऑन नहीं किया। वो जेल आया और उसके बाद उसने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन इतने साल बाद वीबूजान का सामना होना, उसकी लाइफ में 2 बच्चे, उसकी शादी हो जाना, बहुत सारे सवाल। वो दूसरे बच्चे को तब तक घूरता रहा जब तक बच्चा थोड़ा अंगड़ाई नहीं लेता है। लांजान उस जगह से उस जगह पहुंचा जहां वो इससे पहले बैठा हुआ था। उसने दूसरे बच्चे को अभी भी बेड पे लिटाया नहीं था क्योंकि उस पे कम जगह बची हुई थी। वो बेबी को लेकर उसी जगह बैठ गया जिस जगह वो पहले बैठा हुआ था, बट इस बार मामला कुछ दूसरा था। लांजान को नींद आने लगी थी और आधे घंटे बाद वो बच्चे को सीने से चिपकाए हुए ही सो गया था। जब लांजान सोने लगा तभी वूजान ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। यकीनन वो जग रहा था। तुमने कभी वो देखा ही नहीं लांजान। तुमने बस वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। तुमने बस मेरी खामोशी देखी, खामोशी के पीछे का शोर नहीं देखा। तुमने वो डर नहीं देखा जब तुम वहां से नीचे गिर रहे थे और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तुमने वो तड़प नहीं देखी थी जब तुम्हें सजा हो रही थी और मैंने उम्मीद लगा ली थी कि हम बिछड़ गए हैं कई सालों के लिए। तुमने तो वो सारी चीजें देखी ही नहीं। तुमने बस वही देखा जो तुमने देखना चाहा। बहुत फर्क है लांजान, एक प्यार और जुनून में। काश तुम वो सब देखते जो मैंने तुम्हें खामोशी में रहकर दिखाने की कोशिश की। काश तुम मेरा वो डर देखते जब उस वक्त पहाड़ी से तुम नीचे गिर रहे थे और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मैंने क्यों कहा कि हाँ अंजन मेरा हाथ मत छोड़ना? मैंने इतने सालों की खामोशी उस वक्त क्यों तोड़ी? क्या इस बारे में कभी तुमने नहीं सोचा? क्योंकि मैं चाहता था तुम मेरा हाथ पकड़ो। मैं चाहता था कि तुम रुक जाओ। क्या तुमने महसूस नहीं किया मेरे अंदर जो तड़प थी? क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम्हारे खुद के भाइयों ने तुम्हें छोड़ा तो मुझे कितना दुख हुआ? मुझे लगता है तुमने वो सब देखा ही नहीं था लांजान। काश तुमने देखा होता तो तुम समझ पाते। तुम समझ पाते कि तुम बस एक जुनून में थे। भले ही तुम जुनून में थे लेकिन मैं प्यार में था। ये सोचते हुए भी वूजान की आंखों में आंसू आ गए। वो अभी भी सोते हुए लांजान को देख रहा था और उसकी गोद में अपने बच्चे को। सीन फिर से एक फ्लैशबैक में जाता है। ये वी वूजान का पॉइंट ऑफ व्यू है जब वो 9 साल का था और उसने पहली बार लांजान को अपने घर पे देखा था। एक पल के लिए वी वूजान ने खुद को वहीं पर पाया। 9 साल का बच्चा ये सोच रहा था कि आखिरकार वो लड़का इतना गुस्से में क्यों है और उसकी माँ से क्या कह रहा है। 9 साल का बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि मसला और मामलात क्या है। लेकिन उस दिन उसकी मम्मा ने उसे कस के डांट दिया। वी वूजान रोता हुआ अपने कमरे में चला गया क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बहुत डांटा था और वी वूजान घर का सबसे नॉटी बच्चा था। 10 मिनट बाद वो भूल ही गया था कि उसकी माँ ने उसे बेइज्जत करके डांटा था। बेचारा उठ के खड़ा हो गया एंड बाहर आया। अपनी दीदी से नाश्ता पानी मांग रहा था। दीदी ने उसे डांट दिया। देन वो बच्चा बोला कि मैं मम्मा से शिकायत कर दूंगा, जाके अपना मुंह काला कर लो। उसकी दीदी ने उसे गुस्से में डांटा तो बेबी ये बताने के लिए मम्मा के पास पहुंचा कि दीदी ने उसे कैसे कह दिया। अच्छा खासा गोरा बच्चा है। वी वूजान जितना क्यूट बच्चा उसने आज तक नहीं देखा। वो जानता है कि उसकी मम्मा उसे कितना प्यार करती है। मम्मा कहती है वी वूजान दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। दीदी ने काला कैसे बोल दिया, ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगा और जब वो कमरे में पहुंचा, यानी कि मम्मा के कमरे के बाहर पहुंचा, तब उसने मम्मा को रोते हुए देखा। और ये वही सीन था जब लांजान मैडम यू से उसके हस्बैंड की पूरी सच्चाई बता रहा था। और मैडम यू, लांजान की नजर उस वक्त वूजान पे भी चली गई थी जो ये सारी बातें सुन रहा था। और मैडम यू उस वक्त फूट फूट के रो रही थी। तब भी वूजान ने पहली बार लांजान को उस वक्त सही से देखा था। उसने मेरी माँ से क्या कहा होगा? उसने मन में ये सवाल सोचा। उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। मैडम यू फूट फूट के रोने लगी और जमीन पर गिर गई। मैं बस उनसे यही चाहता हूँ कि वो मेरी माँ को छोड़ दें, अपनी जिंदगी में हमें खुश रहने दें। मेरी माँ इन सब से बहुत टूट चुकी हैं। लांजानी बोलकर दरवाजा खोलता है।
मैडम यूं तो बेड पर ही रोती रही। उन्हें एहसास भी नहीं था कि वीबूजान बाहर है, और जब लांजा ने दरवाजा खोला तो वीबूजान दरवाजे के सामने खड़ा था। आपने मेरी माँ को क्यों रुलाया है? लांजान उसे क्रॉस करके जाने लगा तो वीबूजान उसके पीछे चलते चलते सवाल पूछता, क्योंकि वीबूजान बहुत ज्यादा नॉटी था। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं रुलाया है। लांजान इस वक्त गुस्से में था और उसे बहुत हर्ट भी हुआ था, इसलिए उसने वीबूजान के सवालों को एक टूक में जवाब देना चाहा। लेकिन अब मेरी माँ आपकी वजह से रो रही हैं। वीबूजान उसके पीछे चलते चलते सवाल पूछता है। तुम्हारी माँ मेरी वजह से नहीं रो रही हैं, वो तुम्हारे फादर की वजह से रो रही हैं। मेरी माँ तो अक्सर मेरे फादर की वजह से रोती हैं। वीबूजान ने अगली बात कही और लांजान के कदम रुक गए। इस वक्त वो सीढ़ियों पर था, लेकिन वीबूजान की बातों ने उसे पूरी तरीके से चौंका दिया था। बाहरी दुनिया में फेमस था कि मैडम यू ने लव मैरिज की थी, मतलब वो लव मैरिज में आई थी और उनका खानदान मतलब अमीर था। जाहिर सी बात थी, वो फेमस था तो उनकी जोड़ी हिट मानी जाती थी। मतलब बिजनेस की दुनिया में वो हिट कपल माने जाते थे या आइडल कपल माने जाते थे। बट अगर ऐसा था, अभी तो मैडम यू ने थोड़ी देर पहले लांजान से ये कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन पे यकीन करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो लांजान पे यकीन करने को तैयार नहीं थी और अभी बच्चा बता रहा था कि मेरी माँ तो अक्सर मेरे डैड की वजह से रोती हैं, तो क्या इसमें विरोधाभास है? लांजान मीन का चेहरा देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड तो अक्सर मेरी माँ को रुलाते हैं, इसमें नया क्या है? तुमने क्यों रुलाया? बी बुजान तो मार देता लांजान को। आखिरकार उसने उसकी माँ को क्यों रुलाया? तुम्हारे डैड तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करते हैं। लांजान ने उसी बच्चे के मुंह पर ही वो सारी बातें बता दी। वो तो मैं भी जानता हूँ, कल ही तो डैड कह रहे थे मेरी माँ से कि वो मेरी माँ से प्यार नहीं करते, वो तो बस इसलिए मेरी माँ के साथ हैं क्योंकि उनके डैड ने इस तरह शादी करवा दी थी। वी वोजान की बातों ने एक बार फिर से लांजान को चौंकाया। तो यकीनन मैडम यू अपनी शादी में खुश नहीं थी। वो बस अपने घर को बचा रही थी या बाहरी दुनिया से अपनी इज्जत को बचा रही थी। एट द सेम टाइम बिल्कुल वैसे ही जैसे लांजान अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनकी इज्जत को बाहरी दुनिया में बचाने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दोनों का स्ट्रगल एक दूसरे से जुदा था। लांजान आगे जाने लगा। उसने वीबूजान की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया और जैसे ही वो घर से बाहर निकला, वीबूजान दौड़ के उसके पीछे आ गया। अगर तुमने दोबारा मेरी माँ को रुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी धमकी ने लांजान के कदम को पूरी तरीके से रोक दिया। लांजान मुड़कर उस 9 साल के बच्चे को देखने लगा। वो समझ सकता था बच्चा बड़ा होकर बहुत जिंदा दिल लड़का बनेगा, यानी कि बहुत उम्दा कैरेक्टर का लड़का बनेगा, क्योंकि वो जो बातें थी वो मुंह पे कह रहा था, वो साफ कह रहा था। भले ही 9 साल का था, उसमें समझ नहीं थी। लांजान मुड़ा। उसने नजरें नीचे की। वीबूजान की हाइट उससे बहुत कम थी। वो घुटने के बल नीचे बैठा। उसने वीबूजान के गालों पर अपना हाथ लगाया और बहुत प्यार से उसे समझाया, मैं तुम्हारी माँ को रुलाना नहीं चाहता हूँ और मेरी तुम्हारी माँ से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो रोए। मैं उन्हें और चीजों से बचा रहा हूँ, वरना तुम्हारे डैड जिंदगी भर तुम्हारी माँ को ऐसे रुलाते रहेंगे। जिंदगी भर के रोने से अच्छा है वो एक ही बार में रो ले जितना रोना है, समझे? नन्हा बेबूजान लांजान की बातों को सुख समझ नहीं पाया था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वो इतना तो समझ गया था कि उसके डैड उसकी माँ को कभी पसंद नहीं करते हैं। वो अक्सर रुलाते रहते हैं। चीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एक इंसान घर पे आया हुआ था। उस वक्त वीबूजान की बड़ी बहन यानली और उसका भाई स्कूल गया हुआ था। बस वीबूजान ही घर पे था। मेड और नौकर चाकर की तो हिम्मत नहीं थी मैडम यू से कोई सवाल करते। और ये सारी बातें वीबूजान अपनी मम्मा के कमरे के बाहर था। असल में कोई उनसे मिलने आया था और मैडम यू ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। मैंने बहुत कुछ समझा है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो किस बात का डर है? वो इंसान मैडम यू के चेहरे को पकड़ के समझाने लगा। ये नहीं हो सकता है। वो तब की बात थी, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं कैसे मान लूँ ये सारी चीजें? देखो यू, उन्होंने मैडम यू का हाथ पकड़ लिया। किसी भी रिश्ते में इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सच जान लिया है, तुम इस शादी में खुश नहीं हो। मैडम यू फुट फुट कर रोने लगी। मैं अपने पिता के आगे मजबूर थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझे
फैमिली और बाकी चीज़ों में बांध दिया और शादी कर दी। सोचा था मूव ऑन कर जाऊंगी, जो कि मैंने किया। पूरी कोशिश की शादी में अपनी ईमानदारी से हर एक रिश्ते को निभाने की। उस इंसान के आगे मैंने सब कुछ किया, उसकी रिस्पेक्ट की, अपनी ज़िंदगी में जगह दी, बिजनेस में जगह दिया, सब कुछ किया। बट बदले में उसने कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो मेरे लिए कभी लॉयल था ही नहीं। और अब उसके बारे में बहुत कुछ पता चला है। वो स्मगलिंग करता है, वो ड्रग्स के काम करता है, वो लड़कियों से धंधे करवाता है, बहुत सारी लड़कियों की फिरौती करता है, यहाँ से बाहर भेजता है। और अगर अब ये सारी चीजें बाहर आई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उस वक्त भी बुज़ियान ने पहली बार अपने बाप के बारे में ये सारी चीजें सुनी थी। बचपन से वो बच्चा अपने माँ बाप के बीच की चीजों को देखता आ रहा था। वो देख रहा था कि उसके डैड ने उसकी मम्मा को रुलाया। 9 साल का बच्चा इसे ज़्यादा नहीं समझ सकता था कि एक टॉक्सिक शादी क्या होती है, एक बुरी शादी क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, घरेलू हिंसा में वो कितना इन्वॉल्व कर सकता था। वो ये सब कुछ नहीं समझता था। वो बस इतना समझता था कि उसके डैड उसके मम्मा को रुलाते थे और कहीं न कहीं एक बच्चा अपनी माँ के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे आज भी नहीं पता था कि फिरौती का मतलब क्या होता है। उसे आज भी नहीं पता था ड्रग्स, स्मगलिंग, लड़कियों को बेचना, लड़कियों की फिरौती करना, उनसे धंधे करवाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बस उसने वो शब्द अपने दिमाग में बिठा लिए थे क्योंकि उसकी माँ फूट-फूट कर रो रही थी और किसी से कह रही थी। असल में ये मैडम यू का दोस्त था, कॉलेज के टाइम का दोस्त था। कुछ दोस्ती, प्यार बहुत प्योर होते हैं। वो दोनों दोस्त थे लेकिन वो दोनों कभी वैसा करीब नहीं आए। उन दोनों ने कभी लव का कन्फेशन नहीं किया। उनका नाम शॉर्टकट में जियांग था। मैडम यू उन्हें जियांग ही कहा करती थी। उनके बीच बहुत मैच्योरिटी थी। कोई लव यू सब यू नहीं था, कोई डेटिंग नहीं थी। स्टिल वो मैडम यू की खामोशी को समझ जाते थे। जब उन्हें पता चला कि मैडम यू शादी करने वाली हैं, वैसे उनके बीच कभी कन्फेशन नहीं हुआ था, तो उन्हें यही लगा था कि मैडम यू शायद एक रिच पर्सन से शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने कभी अपने प्यार का कन्फेशन नहीं किया और उनकी ज़िंदगी से अपने कदम पीछे हटा लिए क्योंकि वो थोड़ा पुअर फैमिली से आते थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उनकी स्टडी अभी भी चल रही थी। ऐसे में एक अमीर घराने की लड़की को प्रपोज करना, जब वो शादी करने जा रहे थे एक अमीर लड़के से, उनके लिए गवारा नहीं था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैडम यू उनसे शादी करना चाहती भी हैं या नहीं। और अब जब कई साल बाद उन्हें ये पता चला कि मैडम यू अपनी शादी में खुश नहीं हैं, तो एक बार फिर वो मैडम यू से दोस्ती कर रहे थे या उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहे थे। पिछले महीने वो मैडम यू से एक होटल में मिले थे इत्तेफाक से, और आज उनके घर उनसे मिलने आए थे। तब मैडम यू उनसे फूट-फूट कर ये सारी बातें बोल रही थी। और तभी वो जान ने ये सारी बातें सुन ली थी और अपने बाप के बारे में ये भी सुन लिया था कि आखिरकार उसकी माँ इतनी रोती क्यों रहती है। कुछ तो था जो उसका बाप करता रहता था। और फिर वो दिन भी आ गया जब वीबूजान अपने बाप की हरकतों को नोटिस करने लगा। 9 साल का बच्चा अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा सा होने लगा। वो खामोश सा रहने लगा क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ देखने लगा। और एक दिन तो उसने अपनी माँ के मुंह से ये भी सुन लिया कि किसी दिन मैं जहर खा लूंगी, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान को अपने बच्चों की जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। अगर तुम ये सब छोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम मुझे तलाक दे दो। देन वो इंसान किसी चीज की धमकी देने लगा एंड मैडम यू को धमकाने लगा कि अगर उसने दोबारा तलाक की बातें की तो वो सारी चीजें कर देगा, तब बच्चों की जिंदगी आखिरकार खराब हो जाएगी। और वैसे भी वही वोजान एक चीज नोटिस किया करता था। उसकी माँ एक डायरी लिखा करती थी और वो रो रो कर वो डायरी लिखा करते थे क्योंकि वीबोजान अपनी माँ के साथ ही सोता था। हालांकि वो बच्चा तब से खामोश रहने लगा और उस दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक वीबोजान ने बस घर में यही सब नोटिस किया। उसके बड़े भाई बहन तो स्कूल चले जाते थे, वो अभी छोटा था, वो अभी नहीं जाता था, तो घर की चीजों को देखता रहता था। उसकी मम्मा उसे उतना भेजती भी नहीं थी। और फिर वो दिन भी आ गया था जब लानजान उसके सामने, यानी कि वीबोजान के सामने, उसके बाप को गोलियों से उड़ा रहा था। असल में गोली मार रहा था। असल में आज सुबह जब वीबूजान सो के उठा तब उसे पता चला कि स्कूल की ट्रिप की वजह से उसके भाई बहन 2 दिन घर नहीं आएंगे। सुबह उठते ही उसने मम्मा पापा की बहस को देखा। मैडम यू के हाथ उनके फादर के खिलाफ एक सबूत लगा था। असल में वो मैडम यू से शादी उन्होंने इसलिए की थी
ताकि वो मैडम यू के बिजनेस के पीछे अपना काला धंधा चला सके, ताकि उन पर कोई शक भी ना कर सके। और कई सालों से लेकर आज तक वो मैडम यू के बिजनेस और सारी चीज़ों के पीछे असल में अपनी चीज़ें कर रहे थे, अपने काले धंधे को बड़ा कर रहे थे। और मैडम यू को आज ये पता चल गया था कि उनके हस्बैंड उन्हें तलाक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो तलाक दे देंगे तो मैडम यू से उनका अलगाव हो जाएगा और इस चक्कर में वो अपने काले कारनामों का अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनका लगाव कोई प्यार या इज्जत रिस्पेक्ट मैडम यू से नहीं था, उनके पीछे यही सब कुछ था। और आज सुबह जब मैडम यू ये बातें कह रही थी तब उनके हस्बैंड ने कह दिया, अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। वैसे भी मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर भी डाउट है, हो सकता है ये सारे बच्चे जियांग के हों, मेरे ना हो। और तब मैडम यू ने अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की, जबकि तुम्हारा कैरेक्टर खुद अच्छा नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, सारे बच्चे तुम्हारे हैं। वो बात अलग है तुमने कभी बाप का प्यार उन्हें नहीं दिया, तुमसे ज्यादा इज्जत तो जियांग मेरे बच्चे को दे सकता है, और ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ। तब वी बुजियान ने पहली बार उस पर्सन का नाम सुना जो उसकी माँ के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल थे। और उस कलेस में वी बुजियान बहुत ज्यादा डर गया था। जब मैडम यू ने एक थप्पड़ उसके हस्बैंड को मारा तो उसके हस्बैंड ने 2 थप्पड़ मैडम यू को मार दिया और मैडम यू के नाक से खून निकल आया। और उसी मोमेंट पे लानजान की एंट्री हुई थी, जिसके हाथ में गन था। असल में वी बुजान डर के मारे रोते हुए वहां से भाग रहा था, लेकिन जब उसने लानजान को आते हुए देखा तो फिर वो वहीं रुक गया। लानजान ने तो उसे पहले देखा ही नहीं था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे मारना चाहता था। उसने हाल ही में अपनी माँ को खोया था। लानजान उसके डैड को गन पॉइंट पे रखे हुए था। वी बुजान भागता हुआ आया। तब मैडम यू लानजान से यही कह रही थी, उसे मत मारना, अगर तुम उसे मार दोगे तो उसके खिलाफ जो सारे सबूत हैं वो वहीं मिट जाएंगे। मैं साबित करना चाहती हूँ और इस शादी से अलग होना चाहती हूँ, वरना मेरे बच्चे हमेशा मुजरिम के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन लानजान ये सुनने को उस वक्त तैयार नहीं था, बट वी बुजान ये समझने के लिए काफी नहीं था कि मैडम यू ये नहीं कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड को मत मारो, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जिंदा रहने के लायक है। असल में मैडम यू ये कह रही थी, उसे ऐसे मत मारो, पहले मुझे अलग हो जाने दो ताकि मेरे बच्चे उसके नाम से जुदा हो सके, वरना मेरे बच्चे जिंदगी भर एक मुजरिम के बच्चे कहलाएंगे, जिसने आज तक कोई अच्छे काम नहीं किए, जिसने लड़कियों को बेचा और खरीदा, जिसने लड़कियों के साथ गलत काम किए, गंदे काम करवाए। बट ये बातें भी बुजान के समझ से परे थे। उसे लगा कि उसकी माँ रिक्वेस्ट कर रही है कि उसकी अम्मा को छोड़ दो, तो वो लानजान के पैरों में गिर गया और रो रो कर कहने लगा कि उसके फादर को मत मारो। इतना माहौल अलग हो गया था कि वी बुजियान यानी कि 9 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। बातें कुछ और होती कि वी बुजियान के डैड ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको पूरी तरीके से चौंका दिया। उसकी वजह से लानजान की माँ मर गई, उसका पूरा खानदान खराब हो गया, उसके डैड बीमारी की वजह से मर गए, उसके बिजनेस की और जितनी भी चीजें थी सब नीलाम कर दी गई। एक ही पल में वो लड़का आसमान से जमीन पे आ गिरा था, सिर्फ उस मर्द की वजह से, यानी मैडम यू के हस्बैंड की वजह से। और अभी भी उस इंसान में कोई रिग्रेट नहीं थी, कोई हया नहीं थी। अब तो मैडम यू ने भी लानजान को इशारा कर दिया था, यानी एक गेस्चर कर दिया था उसे मारने के लिए। तो फाइनली लानजान ने मैडम यू के गेस्चर को देखते हुए अपने गुस्से को काबू न कर पाया और उसने मैडम यू के सामने ही और वी बुजान के सामने ही उसके डैड के सीने में ना जाने कितनी गोलियां उतार दी। और उस वक्त वी बुजियान ने अपनी माँ के गेस्चर को नहीं देखा। 9 साल का बच्चा कितना ही समझ पाएगा आई कांटेक्ट को और बाकी चीजों को, बट उसने ये देखा कि लानजान ने उसकी माँ के मना करने के बावजूद भी उसे मार दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लानजान के चेहरे पर खून की छींटे थी। उसका बाप तड़प तड़प के मर गया, पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। लानजान के लोग गन लेकर आसपास खड़े हुए थे। वो अभी भी मैडम यू से ये कह रहा था, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं अनाथ हो गया। लानजान ने मैडम यू को देखते हुए कहा, मेरी माँ मर गई, मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, वो माँ के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम बेघर हो चुके हैं, मेरा पूरा बिजनेस सब कुछ नीलाम हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब सब कुछ मुझे शुरू से शुरू करना होगा। एक माँ के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, आप भी तो एक माँ हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता, बस यही कहूँगा जिंदगी में कभी ये लगे कि मैंने आपकी मांग को उजाड़ दिया तो बस मुझे माफ कर देना। मैं इतना बेरहम नहीं होना चाहता था, दुनिया ने मुझे बना दिया, इस इंसान ने मुझे बना दिया।
मैडम यू उसे बस रोते हुए देखती रह गए और उस वक्त मैडम यू को एक गहरा सदमा लगा। गहरा सदमा इसलिए लगा कि उस आदमी ने मरते-मरते भी कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जो मैडम यू को बर्दाश्त नहीं थी। उस आदमी ने ना जाने कितने एलिगेशन लगा दिए थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना मैडम यू ने मुझे मारा है, क्योंकि उसका चक्कर जियांग नाम के आदमी से है और सारे बच्चे उसके हैं। और ये बात कुछ देर पहले ही उसने मैडम यू से कही थी। ये वही बात थी जिसे सुनकर लान जान और मैडम यू दोनों हैरान थे। मैडम यू जानती थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके पीठ पीछे कोई नहीं बचेगा, बट अब वो जानती थी कि वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुकी हैं। वो अपने दामन पे दाग नहीं रख सकती थी। उनकी बेटी यंग हो रही थी, उनके 2 और बच्चे थे। असल में वी बुजान के बड़े भाई बहन कोई ट्रिप पे नहीं थे, बल्कि मैडम यू ने उन्हें आउट ऑफ चाइना भेज दिया था ताकि वो अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें और इस दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता तक ना लगने दें। उन्होंने बहुत दूर उन बच्चों को भेजा था। वो सिर्फ वीबूजान को नहीं भेज पाई थी। वीबूजान को कुछ बीमारी थी और इसकी वजह से उसे मैडम यू के पास ही रहना था। बट अब मैडम यू जान गई थी उनका सब कुछ खत्म है। बाहरी दुनिया में उनके खिलाफ ना जाने क्या क्या न्यूज आ रहे हैं जो कि ब्रेकिंग न्यूज में चल रहे हैं। और कुछ दिन बाद यही होगा कि उनकी भी चीजें कुर्क कर ली जाएंगी। गवर्नमेंट उन पर इल्जाम लगाएगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसे लानजान के साथ हुआ। मेरे बच्चे को संभाल लेना, उन्होंने जाते हुए बस लानजान से इतना ही कहा। रुक जाइए, लानजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने गन ले ली और खुद को शूट कर दिया। और वी बुजियान ने वो सब नहीं देखा। यानी उसे ये तो पता है कि उसकी माँ ने सुसाइड किया, बट उसने खुद की माँ को सुसाइड करते हुए नहीं देखा, क्योंकि तब तक लानजान ने अपने आदमी को इशारा किया था कि इस बच्चे को बाहर ले जाओ, मैं उसकी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। जब तक लानजान रोकता रोकता मैडम इस दुनिया से जा चुकी थी और उनके आखिरी अल्फाज यही थे, मेरे बच्चे को संभालना, यानी कि वी बुजियान को संभालना। लानजान जब वापस आया तो उसने वी बुजियान को रोते हुए देखा और उसने वी बुजियान के गुस्से में चेहरा पकड़ लिया। अब ये वो गुस्सा नहीं था जो लानजान दिखा रहा था। वो जानता था कि वी बुजियान को वो समझाएगा भी तो वी बुजियान समझ नहीं पाएगा। उसकी नजरों में उसने विलन बनना ही सही समझा और फिर वी बुजियान को अपने साथ ले गया, क्योंकि वो जानता था कि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। और जैसा मैडम यू ने मरते वक्त कहा था, सब कुछ वैसा ही हुआ। मैडम यू की सब जगह थू थू हो चुकी थी। सबको लगा मैडम यू शर्म के मारे मर चुकी हैं, अपने हस्बैंड को मार के खुद मर चुकी हैं, क्योंकि उनके नाजायज संबंध किसी और के साथ थे, किसी जियांग नाम के फैमिली के मतलब लड़के के साथ थे या फिर आदमी के साथ थे जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो मैडम यू से रियल में प्यार करते थे। कुछ ऐसी चीजें। और कुछ ही दिनों में मैडम यू की कंपनी को ले लिया गया। उनके 2 बच्चे तो लापता थे। उनका इंतजाम मैडम यू ने पहले ही करवा दिया था। एंड वी बुजियान के बारे में भी कुछ पता नहीं था, इसलिए लानजान ने वी बुजियान को अपने पास रखा और उसे दुनिया से हाइड करके रखा, क्योंकि वो कहीं भी जाता उस पर इल्जाम लगते, लोग उस पर हंसते। और वो नन्हा बच्चा था, वो ऑलरेडी ट्रामा से गुजर रहा था। उसे अगर और ट्रामा मिलता तो शायद उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी। इन सब चीजों के चलते वो घर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया, यानी मैडम यू का जो घर था, और उसकी भी नीलामी हो चुकी थी। अब जियांग फैमिली यानी कि मैडम यू फैमिली में कुछ ऐसा बचा नहीं था जो बाहरी दुनिया में पता चलता। और फिर कुछ सालों बाद लोग इस बारे में भूल भी गए थे। भूलना मतलब कि कोई कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो, पुरानी हो ही जाती है तो लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। इसके बाद वही वो ज़ियान लानजान के घर पे रहने लगा। पहले तो उसे यही लग रहा था, 1-2 साल तक तो वो यही सोचता रहा कि लानजान ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। हालांकि उसने बात करना बंद कर दिया था, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस पर बहुत बड़ा ट्रामा हुआ था, यानी अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। इससे पहले भी बूजान काफी चिड़चिड़ा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो अपने माँ बाप के बीच बहुत उल्टी सीधी बातों को सुन रहा था, जिसका असर उसके दिमागी हालत पे बहुत गहरे तरीके से पड़ा था। और ये चीजें डॉक्टर ने भी वीबू लानजान से बताई थी कि वीबूजान एक मेंटल ट्रामा से गुजर रहा है। उसे भी किसी भी चीज के लिए फोर्स ना किया जाए, ना बात करने के लिए, ना आई कांटेक्ट करने के लिए, ना खाना खाने के लिए, ना बाहर जाने के लिए। वो खुद जो भी अपने मर्जी से करे उसे करने दिया जाए। और यही रीजन था कि लानजान ने उसे कभी फोर्सफुली नहीं कहा कि तुम मुझे आकर देखो, मुझसे बात करो। धीरे धीरे वीबूजान खामोश रहने लगा, और फिर उसे इसकी आदत हो गई, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि लानजान उससे बात करने के लायक नहीं है। 14 साल तक वीबूजान यही सोचता रहा, लेकिन जब वो थोड़ा टीनेजर एज में आया, जिस एज में इंसान ज्यादा मेच्योर होने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है, जब वो इस एज में आया तब उसे पहली बार इस बात की तलब हुई
उसे ख्याल आया कि उसकी माँ एक डायरी लिखा करती थी और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसे शायद उस वक्त लांजान जान पाता तो उसे कुछ न कुछ करता या कहता। उसने आधी रात को वो लान फैमिली से यानी कि बड़े हाउस से निकल गया। हालांकि लांजान ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी थी बट उसने वी वोजियान को कभी वैसे कैद में नहीं रखा, यानी कि उसे टॉर्चर वाला कैद में नहीं रखा। वो आ जा सकता था, मतलब कि अपने कमरे से बाहर। मौका देकर भी वूजान उस घर से निकल गया और फिर 14 की उम्र में पहली बार वो अपने उस घर में पहुंचा जिसे आज से कई साल पहले ताला लगा दिया गया था। उसे मालूम था कि वो घर कुर्क कर लिया गया है, दैट्स मीन उस पे ताला लग चुका है, जिसका केस अभी भी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी किसी ने उस घर को खरीदा नहीं होगा, तो यकीनन सारी शीशे वहीं पर होगी। और उस अच्छे से याद है कि उसकी माँ एक डायरी लिखा करती थी, उसे अपनी मम्मा की डायरी चाहिए थी। और वीबू जान ने वो कदम उठा लिया। वो अपनी माँ के कमरे तक जा पहुंचा खिड़की से कूद के और उसने डायरी को ले लिया। सुबह 3 बजे तक वो लान हाउस में वापस आ गया था और किसी को इस बात का कानो कान खबर नहीं लगा। 3 बजे उसे सब्र ना आया, उसने अपनी मम्मा की डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसकी मम्मा ने शादी की बात से सारी चीजें लिखी हुई थी और शायद पहले भी लिखा होगा, लेकिन वो सब डायरी नहीं मिली जो वीवूजान के हाथ लगी। उसमें शादी की बात की चीजें थी। मम्मा ने शादी के पहले नाइट ही रिग्रेट किया था। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी कि आज हमारी वेडिंग नाइट और उस इंसान ने नशे की हालत में मुझे एक थप्पड़ मारा। पढ़ते पढ़ते वीवूजान उस जगह तक आ गया था जहां मैडम यू ने ये लिखा था कि मैं नहीं चाहती वो इंसान जिंदा रहे, मैं चाहती हूँ वो इंसान हमेशा के लिए मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी से चला जाए। मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। और भी इतनी चीजें उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में लिखी थी कि वीवूजान को यकीन हो गया था कि उसे उसके बाप के मरने पर कोई दुख नहीं हो रहा है। हर बाप बाप हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ बाप राक्षस भी निकल जाते हैं। और वीबूजान को उस दिन पूरा यकीन था कि जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें शायद उतनी भी गलत नहीं थी। हाँ, लान जान ने उसे उसकी आंखों के सामने मारा, लेकिन मैडम यू ने मरने से पहले उसके एक दिन की बातें सारी लिखी हुई थी, यानी उस रात, अगली सुबह जिस दिन वो मरी थी उस रात में उन्होंने सारी बातें लिखी थी। इस दौरान उन्होंने लांजान के बारे में भी जिक्र किया था कि मुझे वो लड़का ईमानदार लगा, मुझे लगा कि दुनिया ने फोर्सफुली उसे बुरा बना दिया है, वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। और उसकी मम्मा ने लांजान के बारे में बहुत सारी तारीफें लिखी थी जिसकी वजह से वीबूजान के दिमाग पे लांजान की वो छाप पड़ चुकी थी। भले ही लांजान उसे बात ना करता हो, उसके साथ कठोर रहा हो, लेकिन वीबूजान ने उसे विलन नहीं माना था। उसने उसे तब भी विलन नहीं माना था, उसके माइंड पे बस एक ड्रामा था। और अपनी माँ की बातों को पढ़ने के बाद उसे यकीन हो चुका था कि अगर लांजान उसके बाप को नहीं मारता तो एक दिन वीबूजान ही अपने बाप को मार देता। उसे उस जैसा सगा बाप नहीं चाहिए, उसे भले ही जियांग जैसा सौतेला बाप मिल जाए जो उसकी माँ की रिस्पेक्ट करे, उसे प्यार करे, लेकिन उस जैसा राक्षस सगा बाप नहीं चाहिए। अगर लांजान उसे नहीं मारता तो वीबूजान उसे मार देता। और फिर वीबूजान का नजरिया लांजान को लेकर पूरी तरीके से बदल गया था। वो जानता था लांजान उसे टॉर्चर नहीं करता है और उस दिन से लेकर वीबूजान ने लांजान के बारे में वो चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी जो लांजान ने उसे कभी जाहिर नहीं की, जैसे कि उसे टॉर्चर ना करना मीन्स कि उसे फिजिकली टॉर्चर ना करना। भले ही लांजान उस पर अपना हक जताता हो बट उसने कभी वीबूजान को जबरदस्ती कुछ नहीं किया। जबरदस्ती का मतलब कि उसे धक्का देकर उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं किया। और वो दिन भी आ गया जब वीबूजान 15 साल का था और उनके बीच पहले किस हुई थी, लेकिन अब बात ये थी कि वो किस लांजान की तरफ से नहीं हुई थी, वो किस वीबूजान की तरफ से हुई थी। बट लांजान को ये लगा कि उसने ये किस किया है। और तब वीबूजान को इस बात का एहसास हुआ, हैंडसम सा दिखने वाला वो लड़का जो ऑलमोस्ट माफिया की दुनिया का किंग है, उसे वीबूजान पसंद करता है। ये इसलिए है क्योंकि 5 सालों से, पिछले 5 सालों से वीबूजान उसके साथ कुछ ऐसा रहा था कि एक पल भी लांजान ने उसे खुद से अलग नहीं किया था। और इस बार भी लांजान ऑस्ट्रेलिया गया था एक हफ्ते की ट्रिप पे। वो फ्लाइट में बैठे हुए थे, यानी कि प्राइवेट जेट में। तुम नाराज क्यों हो? लांजानो से सवाल पूछ रहा था एज यूजुअल। अब तक लांजानो से कभी फिजिकली वैसे छुआ नहीं था, मतलब वैसा वाला। विंग कुछ बोला ही नहीं, जैसे कि वो बोलता नहीं था। अब उसे लांजान को टेस्ट करने में अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसके ना बोलने पर लांजान बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तुम आखिर मुझसे बात कब करोगे? लांजान उसके सामने देखते हुए उसे गुस्से में सवाल करता है। मैं कितनी बार बोलूं कि जो सब कुछ हुआ वो सब
मैं तुम्हें नहीं समझाना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से नफरत करता था और मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ। अब तो बात करो मुझसे। फाइनली लांजा ने उसे धमकाया। अब लांजान की उम्र 24 साल थी। वो भी मैच्योर मर्द बन चुका था और वहीं वीबूजान एक टीनेजर एज में था, जहाँ शुरुआती दौर में एक मीठी-मीठी फीलिंग्स आती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे नफरत कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बोलो या नहीं बोलो। मैं तुम्हें साफ-साफ बता दूं कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और पूरे 1 हफ्ते के लिए। मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था। तुम्हें कहीं और घूमना होगा तो लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, वरना चुपचाप होटल के कमरे में पड़े रहना। लांजान ने गुस्सा जताया। चीन सिप्टो कर वहां पहुंचा, जहाँ होटल के कमरे में लांजान की लेट नाइट मीटिंग हुई और वीबूजान उसी कमरे में था। बट उसका कमरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, सब तरफ पर्दा वगैरह लगे हुए थे। और लांजान जब मीटिंग से वापस आया तो उसने थोड़ा सा पी लिया था। उसने आते ही वीबूजान की तरफ देखा और वो सच में बहुत ज्यादा नशे में था। उसे लगा वीबूजान सो रहा है और लांजान मुड़ा। ठीक है, गुड नाइट। उसने उसे गुड नाइट भी बोला। रुक जाइए। तब तक वीबूजान ने उसे आवाज दी थी। ये वही आवाज थी जब वीबूजान 15 की उम्र में उससे बात कर रहा था। बट लांजान की बुरी किस्मत, वो नशे में था और उसने उस चीज को सुबह तक भुला दिया था। रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने लांजान का हाथ पकड़ लिया एंड लांजान उसे देखता रह गया। वो हैरान हुआ और उसने वीबूजान का चेहरा पकड़ लिया। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।